हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो ये आज हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की लास्ट क्लास है। इसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे और इसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ कर लिए हैं और हमें मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा और किसी भी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ओके, तो ये आपकी क्लास 57 है। एक चीज़ और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट आए थे, उसके बाद आप लोगों का मोटिवेशन लेवल जो था वो बहुत हाई था। मोस्टली लाइव क्लास में मैंने 100+ स्टूडेंट्स को देखा था जो रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कर रहे थे। अभी क्या है, फिर से स्ट्रेंथ आप लोगों की कम होती जा रही है और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग का मोटिवेशन लेवल या प्रिपरेशन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप अगर जेआरएफ पाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेली आ सकती हूँ, आप लोगों को एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मैं बना सकती हूँ और आपकी क्लास ले सकती हूँ, तो ऑफकोर्स आप तो अपना 15 मिनट 20 मिनट निकाल ही सकते हो और इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। नेट के एग्ज़ाम को आप 1 महीने में पढ़कर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जितना टाइम दिया गया है, जो एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच का टाइम है, वो पूरा टाइम आप यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों की काउंसलिंग के लिए था। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी है तो आप दोबारा से उसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर विच वन ऑफ दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। पेपर 1 का मैंने बताया था कि 5th जो है आपकी वो लास्ट डेट होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा ये इस मंथ के एंड में स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिसीज़। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है जहाँ पर आपसे ये पूछा जाए, कोई डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिए जाएं और वहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने क्यों इनडायरेक्टली वर्ड यूज़ किया है या यहाँ पर मैंने क्यों नॉट डायरेक्टली यूज़ किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगी? ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हर एक फैक्टर हमारी टीचिंग को या हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी निकाली कि अब क्या होगा, हर स्कूल में आपको फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखना पड़ेगा या इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उनको एनरोल करना, या कुछ ऐसी पॉलिसी कि आपको जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनमें आपको इतनी सीट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए बनानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो 3 पिलर्स होते हैं एजुकेशन के, जो कि आपके टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम होता है, वो ये नहीं है। तो ऑफकोर्स ये वो नहीं है, तो ये इसको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है जो चीज़ मैं बता रही हूँ। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है जो एग्ज़ाम अभी आपका हुआ था, जून का एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसके बारे में मैंने बस जनरली आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और फिर पता चला कि वही टॉपिक आपका एग्ज़ाम में आ गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एग्ज़ाम में जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, पूछे जाएँ, तो आप इनको रिकॉल कर सकें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टीचर्स आर द क्रिएटर ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर, विच फैक्टर डिटरमाइन दिस। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि टीचर जो होते हैं वो क्रिएटर्स होते हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, तो ये कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी हो या किसी की फिलॉसफी दी हो, किसी का बोला हुआ स्टेटमेंट दिया हो और वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये किस फैक्टर से रिलेटेड है। यस, पूजा ने शेयर किया है कि जो 3 पिलर्स थे वो जॉन डेवी ने दिया था, जिसमें स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम आता है।
जारिफ जो सगू हैं, मैं अनअकैडमी पे नहीं हूँ। ओके फिर थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, आधे घंटे बाद आ जाइएगा। Okay, so answer the question. Right answer is A, that is qualification of teacher. Right answer is क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट करेगा। ऑफकोर्स पर्सनल रिलेशनशिप किसी टीचर का नहीं इम्पैक्ट करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं इम्पैक्ट करेगा, टीचर्स फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी इम्पैक्ट नहीं करेगी। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काम एंड पीसफुल लर्निंग एनवायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्नर्स, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ओके जल्दी से आंसर कीजिए थर्ड का। ओके सो राइट आंसर इज डी, सॉरी डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मैंने मेंशन करना, मतलब मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर किसी एक फैक्टर के बारे में मेंशन होगा और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये किसका कौन सा फैक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था द काम एंड पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्नर्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो आंसर था आपका ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से आपको कोई भी फैक्टर मेंशन किया होगा और आपको पूछा होगा कि वो कौन से मेजर फैक्टर या कौन सी कैटेगरी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर। ओके जल्दी से आंसर कीजिए। ओके सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ इफेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा वेरियस फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है और इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्यों ऐसा होता है, क्यों हमें कंसीडर करना पड़ता है, एंड इट इज़ फॉर इफेक्टिव लर्निंग। किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या इस क्वेश्चन में? अगर किसी को लग रहा है कोई प्रॉब्लम है फोर्थ क्वेश्चन में तो बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। Okay, so right answer is A. Let's move forward. Next question is, while selecting the learning support material, it is important to consider. Okay, चलिए एक बार फिर से फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोगों को इशू है, तब तक आप फिफ्थ का आंसर कीजिए। It is important to consider various factors involved in the teaching learning process for। ऐसा क्यों होता है कि हमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है? तो हम पता है हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्ट होते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इफेक्टिव लर्निंग है आपकी वो तभी हो सकती है जब सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है जो नेगेटिव होगा तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग कभी नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने आप से ऐड किया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। हमेशा देखिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो मैंडेटरी हो, लॉ में ऐसा नहीं बोला है कि आपको ये फैक्टर फॉलो करना है। जैसे अगर आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पढ़ाई वहाँ पर भी होती है जहाँ पर एक कमरे में स्कूल है। ठीक है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको मतलब 50 कमरे की बिल्डिंग रहेगी तो ही आप स्कूल रन कर सकते हो। इनफैक्ट स्कूल तो लोग ब्रिजेस के नीचे भी, दिल्ली में ब्रिजेस के नीचे भी लोग एनजीओ चला रहे हैं, वहाँ पे भी स्कूल रन करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो उसको उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, क्यों किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा? जो इफेक्टिव लर्निंग है उसको वो इम्पैक्ट करेगा आपको पढ़ाने में, या आप किस लेवल पे पढ़ा रहे हो। आप अगर आपके पास सुविधाएं बहुत कम हैं, आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी टीचिंग नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपने फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लिया होगा।
एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। वाइल सेलेक्टिंग द लर्निंग सपोर्ट मटेरियल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, जब हम लर्निंग सपोर्ट मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो किस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज़ द स्टूडेंट्स। अब इसमें बी क्यों आंसर होगा, देखिए जब भी आप लर्निंग सपोर्ट मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपका पर्पज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। आप पढ़ा किसको रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। आप बाकी किसी भी फैक्टर को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखोगे। सबसे ज़्यादा जो आपका मेजर फोकस होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेकेंडरी फैक्टर है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। हम पहले ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या, अगर मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर क्या आप उनको प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप बहुत कोई हाई फाई मतलब ऐसा कोई सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो उनको समझ में ही ना आए, ठीक है। उनको तो आप उनके लेवल पे ही पढ़ाएंगे ना, वही सपोर्ट मटेरियल यूज़ करेंगे जो उनको समझ में आए। उनको आप जो टॉयज़ हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी वाली, कोई प्लेफुल एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं वो उनको यूज़ करेंगे, ना कि आप उनको प्रोजेक्टर और लैपटॉप या फिर बहुत बड़े बड़े कोई डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो आपको हमेशा ये कंसीडर करना पड़ता है कि क्या नीड है स्टूडेंट्स की एक्चुअल जो नीड है उसको हमें समझना पड़ता है, और उनके लायक, मतलब जो भी वो आप सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उनके लायक है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इनको परचेज करते हैं या इनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर, इंस्टीट्यूशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सारी आपकी सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ये अफेक्ट करती हैं, बट ये आपकी सेकेंडरी होगी, प्राइमरी होगी हमेशा द स्टूडेंट्स, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Supplementary LTMS is important and it affects the learning process. ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ येस। मैंने आपको बताया था कि जो सप्लीमेंट्री हो, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, ठीक है, चाहे LTMS हो, एडिशनल LTMS हो, सप्लीमेंट्री LTMS हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस LTMS आपके जो आप पढ़ा रहे हैं उस लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आप ये मैनेज करते हैं कि टीचर्स ने क्या पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा, उनके अंदर क्या कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। अब अगेन अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। LTMS का फुल फॉर्म है लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम होता है, एक आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं टीचर्स के और लर्नर्स के, और प्लस आपकी लर्निंग साइकिल की, जो प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो आपने कितना पढ़ाया, आपने कितनी यूनिट्स कंप्लीट करा दी, आपने स्टूडेंट्स का क्या लेवल पे इवैल्यूएशन किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। पहले क्या होता था, सारी चीज़ें मैनुअली होती थी। पहले क्या होता था, जो मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे उसमें सब कुछ मैनुअली होता था। एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जहाँ पर ये लिखा जाता था कि हाँ टीचर ने इतनी इतनी यूनिट्स कंप्लीट करा दिए, इतने बाकी हैं, ये टेस्ट हो गए, मिड टर्म हो गया, फाइनल एग्जाम्स हो गए। अब वही सारी चीज़ें, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है, तो इसलिए वहाँ पर लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, जिसने मैनुअल चीज़ों को, जो रिकॉर्ड मेकिंग थी, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और हर चीज़ अब आपका मतलब हर चीज़ आपका एक कंप्यूटर पे होने लगा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। Okay, let's move forward. The ELTMS is not important and does not help in teaching learning process. Okay, जल्दी बताइए। MIS जो होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट वालों के लिए होता है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा।
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया गया है। जैसे आपका हो गया लेट मी टेल यू पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि एचआर वाले लोग यूज़ करते हैं, या फिर आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया जो कि मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए मैनेज किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। ईआरपी होता है, एम्प्लॉय आई थिंक मॉड्यूल समथिंग, इट इज़ रिलेशनशिप मॉड्यूल समथिंग इज़ देयर। तो ये करके डिफरेंट डिफरेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। ये पर्सनलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इनको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एचआर हूँ, मुझे लोगों का पेरोल मेंटेन करना है। पेरोल मतलब कि मुझे उनकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा। इसी तरीके से हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया जाता है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं आपकी, वो इम्प्लीमेंट करती हैं। चलिए, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज नो, ठीक है। बी इसमें क्या है, द ELTMS इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड डज नॉट हेल्प इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था कि ये आपका अगेन सपोर्ट मटेरियल है। LTMS जो है, ELTMS, ये भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, क्योंकि टीचर को कहाँ से पता चलेगा कि हमने स्टूडेंट्स को कितना पढ़ा दिया, या उसको जब रिव्यू करना होगा, या मान लीजिए कि एक जो टीचर है वो छोड़ के चला जाता है बीच में मिड सेम में और कोई नया टीचर आता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है या स्टूडेंट्स से कितना पढ़ रखा है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फुल फॉर्म ऑफ LTSM, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं खैर मैंने अब बोल दिया तो मैं बता ही दूँ, यहाँ पे LTSM है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ LTSM इज़, फुल फॉर्म बताना है आपको। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे आपका लर्निंग एंड टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम था, ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है। वो सारे सपोर्ट मटेरियल जो कि हम लर्निंग एंड टीचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग एंड टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका क्या हो गया, लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। वो सारे सपोर्ट मटेरियल, चाहे वो आपके जो भी टीचिंग एड्स आप यूज़ करते हो, उनको हम LTSM बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। लर्निंग टीचिंग सपोर्ट मटेरियल और लर्निंग एंड टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों अलग अलग हैं, LTSM एंड LTMS, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। यस, SM और MS का इसमें फ़र्क है। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस थे। अगेन मैंने 8 क्वेश्चंस क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद मुझसे और ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं बन रहे थे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बना सकती थी मैंने वो कवर कर लिए हैं, सारे कुछ हमने कवर कर लिए। इससे ज़्यादा और टाइप के क्वेश्चंस में नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा है या कोई ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आप सॉल्व कर पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट में बाद में बता दीजिएगा, तो मैं और अगर होगा तो मैं उन पर और ज़्यादा क्वेश्चंस ले लूँगी। बट आई थिंक ये जितना हमने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको मैंने बताया था 1-2 क्लास में। मैं बेसिकली मेरे बारे में मैं ये क्या बताऊँ। ओके, तो मैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ। पर्टिकुलरली कंट्री का नेम मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि मैं मिडिल ईस्ट में एक फैकल्टी हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और इंडिया में इससे पहले, मतलब जब मिडिल ईस्ट में मैं मूव नहीं की थी, उससे पहले जब मैं इंडिया में थी, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन MBA है।
उसके बाद मैंने बहुत सारा कॉर्पोरेट वर्क में भी काम किया था। इसके अलावा मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है। मेरे 2-3 स्टार्टअप्स थे जो कि ई लर्निंग में थे, ठीक है। तो ई लर्निंग के फील्ड में हमने काम किया था काफ़ी कुछ। उसके बाद मुझे मूव करना पड़ा यहाँ पर। तो अगेन टीचिंग इज़ माई पैशन, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब को अगेन एक बेसिकली जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, मेरा जो फोकस है वो डायनेमिक स्टडी को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने का है। ये सिर्फ आपका एक यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा। और अगेन ये आपका जो स्टार्ट करने का पर्पस वो ये था कि ये आपको बेनिफिट, मतलब इसका बेनिफिट मिले मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ पेड ही अवेलेबल हो, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पैसे भी पे करते हो तब भी आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलता है। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं नॉमिनल कॉस्ट में, नॉमिनल फ़ी में स्टूडेंट्स को उनको हेल्प पहुंचा पाऊँ और पहुंचा सकूं। तो ये हमारा पर्पस है डायनेमिक स्टडी को स्टार्ट करने का। अगेन वी हैव अ टीम ऑफ पीपल, हमारा टीम है पूरा, और वो आप मतलब सब लोग मिल के सब लोग साथ में डायनेमिक स्टडी पे काम करते हैं। तो ये है about myself. Okay ma'am, you are doing very well. Never stop free teaching. Of course I will not stop that. Okay, मेरा नाम शिप्रा सिंह है, अगर मैंने नाम नहीं बताया तो। ओके, और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। वेबसाइट पे काम चल रहा है। वेबसाइट मतलब ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाली थी, बट मैंने उसमें कुछ देखा, कुछ चेंजेस थे, वो मैंने करने की कोशिश की है। वो चेंजेस होने के बाद हम लोग वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। ओके, मैंने आपको FB पे खोजा, आप मिली नहीं। FB पे मत खोजिए, मैं तो यहाँ पर हुई आप लोगों के साथ। FB पे फिर अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। FB पे पेज है हमारा डायनेमिक स्टडी, वहाँ पर आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आपको क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको कुछ लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, या आपको कुछ भी मैसेज करना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं पेज पे। देखिए लोहित, जो आप पूछ रहे हैं LTMS एंड ELTMS, तो देखिए ये LTMS नहीं है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका ELTMS और LTMS मेन चीज़ वही है। अगर दोनों में डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, ELTMS तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा, LTMS मतलब वो मैनुअल होगा, ठीक है। और आपका जो LTSM है उसमें सारी चीज़ें आपकी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं या सपोर्ट मटेरियल है वो सारी चीज़ें आएंगी। Okay, I hope it is clear now. पेपर 1 की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। 5th आपकी लास्ट डेट थी, तो अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा इस मंथ के एंड में, ठीक है। तो उस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यस, अनअकैडमी पे मैंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी, बट मुझे वो समझ में नहीं आया उनका, मतलब मैं बोलूँगी नहीं ये चीज़, बट मुझे लगा कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी अनअकैडमी पे, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अभी आप लोग वहाँ पे सर्च करके एंड ज्वाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आगे कोई भी कोर्स उस पर नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। यस राइट देवीना, तो आप लोग पेज पे ज्वाइन कर लो। अगर आपको फेसबुक पे ज्वाइन करना है तो प्लीज़ पेज पे ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो ये आज हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की लास्ट क्लास है। इसमें हम MCQs करेंगे और इसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs कर लिए हैं, और हमें मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा और किसी भी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने
कर लिए हैं। ओके, तो ये आपकी क्लास 57 है। एक चीज़ और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए थे उसके बाद आप लोगों का मोटिवेशन लेवल जो था वो बहुत हाई था। मोस्टली लाइव क्लास में मैंने 100+ स्टूडेंट्स को देखा था जो रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कर रहे थे। अभी क्या है, फिर से स्ट्रेंथ आप लोगों की कम होती जा रही है और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग का मोटिवेशन लेवल या प्रिपरेशन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप अगर JRF पाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेली आ सकती हूँ, आप लोगों को MCQs क्वेश्चन मैं बना सकती हूँ और आपकी क्लास दे सकती हूँ, तो ऑफकोर्स आप तो अपना 15 मिनट 20 मिनट निकाल ही सकते हैं और इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। नेट के एग्ज़ाम को आप 1 महीने में पढ़कर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जितना टाइम दिया गया है, जो एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच का टाइम है, वो पूरा टाइम आप यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों की काउंसलिंग के लिए था। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी है तो आप दोबारा से उसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर विच वन ऑफ दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है पेपर 1 का। मैंने बताया था कि 5th जो है आपकी वो लास्ट डेट होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा ये इस मंथ के एंड में स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिसीज़। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है जहाँ पर आपसे ये पूछा जाए, कोई डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिए जाएं और वहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने क्यों इनडायरेक्टली वर्ड यूज़ किया है या यहाँ पर मैंने क्यों नॉट डायरेक्टली यूज़ किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगी? ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हर एक फैक्टर हमारी टीचिंग को या हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी निकाली कि अब क्या होगा, हर स्कूल में आपको फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखना पड़ेगा या इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उनको एनरोल करना, या कुछ ऐसी पॉलिसी कि आपको जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनमें आपको इतनी सीट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए बनानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो 3 पिलर्स होते हैं एजुकेशन के, जो कि आपके टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम होता है, वो ये नहीं है। तो ऑफकोर्स ये वो नहीं है, तो ये इसको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है जो चीज़ मैं बता रही हूँ। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है जो एग्ज़ाम अभी आपका हुआ था, जून का एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसके बारे में मैंने बस जनरली आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और फिर पता चला कि वही टॉपिक आपका एग्ज़ाम में आ गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एग्ज़ाम में जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, पूछे जाएँ, तो आप इनको रिकॉल कर सकें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टीचर्स आर द क्रिएटर ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर, विच फैक्टर डिटरमाइन दिस। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि टीचर जो होते हैं वो क्रिएटर्स होते हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, तो ये कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी हो या किसी की फिलॉसफी दी हो, किसी का बोला हुआ स्टेटमेंट दिया हो और वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये किस फैक्टर से रिलेटेड है। यस, पूजा ने शेयर किया है कि जो 3 पिलर्स थे वो जॉन डेवी ने दिया था, जिसमें स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम आता है। JRF जो सगू हैं, मैं अनअकैडमी पे नहीं हूँ। ओके, आधे घंटे बाद आ जाइएगा।
Okay, so answer the question. Right answer is A, that is qualification of teacher. Right answer is क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट करेगा। ऑफकोर्स पर्सनल रिलेशनशिप किसी टीचर का नहीं इम्पैक्ट करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं इम्पैक्ट करेगा, टीचर्स फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी इम्पैक्ट नहीं करेगी। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काम एंड पीसफुल लर्निंग एनवायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्नर्स, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए थर्ड का। ओके, सो राइट आंसर इज डी, सॉरी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मैंने मेंशन करना, मतलब मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर किसी एक फैक्टर के बारे में मेंशन होगा और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये किसका कौन सा फैक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था द काम एंड पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्नर्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो आंसर था आपका ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से आपको कोई भी फैक्टर मेंशन किया होगा और आपको पूछा होगा कि वो कौन से मेजर फैक्टर या कौन सी कैटेगरी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज इफेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा वेरियस फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है और इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्यों ऐसा होता है, क्यों हमें कंसीडर करना पड़ता है, एंड इट इज़ फॉर इफेक्टिव लर्निंग। किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या इस क्वेश्चन में? अगर किसी को लग रहा है कोई प्रॉब्लम है फोर्थ क्वेश्चन में तो बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। Okay, so right answer is A. Let's move forward. Next question is, while selecting the learning support material, it is important to consider. Okay, चलिए एक बार फिर से फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोगों को इशू है, तब तक आप फिफ्थ का आंसर कीजिए। It is important to consider various factors involved in the teaching learning process for। ऐसा क्यों होता है कि हमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है? तो हम पता है हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्ट होते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इफेक्टिव लर्निंग है आपकी वो तभी हो सकती है जब सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है जो नेगेटिव होगा तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग कभी नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने आप से ऐड किया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। हमेशा देखिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो मैंडेटरी हो, लॉ में ऐसा नहीं बोला है कि आपको ये फैक्टर फॉलो करना है। जैसे अगर आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पढ़ाई वहाँ पर भी होती है जहाँ पर एक कमरे में स्कूल है। ठीक है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको मतलब 50 कमरे की बिल्डिंग रहेगी तो ही आप स्कूल रन कर सकते हो। इनफैक्ट स्कूल तो लोग ब्रिजेस के नीचे भी, दिल्ली में ब्रिजेस के नीचे भी लोग एनजीओ चला रहे हैं, वहाँ पे भी स्कूल रन करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो उसको उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, क्यों किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा? जो इफेक्टिव लर्निंग है उसको वो इम्पैक्ट करेगा आपको पढ़ाने में, या आप किस लेवल पे पढ़ा रहे हो। आप अगर आपके पास सुविधाएं बहुत कम हैं, आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी टीचिंग नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपने फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। व्हाइल सेलेक्टिंग द लर्निंग सपोर्ट मटेरियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर। जब हम लर्निंग सपोर्ट मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो किस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए? ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज द स्टूडेंट्स।
अब इसमें बी क्यों आंसर होगा? देखिए, जब भी आप लर्निंग सपोर्ट मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपका पर्पज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। आप पढ़ा किसको रहे हैं? आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। आप बाकी किसी भी फैक्टर को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखोगे। सबसे ज़्यादा जो आपका मेजर फोकस होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेकेंडरी फैक्टर है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। हम पहले ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या, अगर मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर क्या आप उनको प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप बहुत कोई हाई फाई मतलब ऐसा कोई सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो उनको समझ में ही ना आए? ठीक है, उनको तो आप उनके लेवल पे ही पढ़ाएंगे ना, वही सपोर्ट मटेरियल यूज़ करेंगे जो उनको समझ में आए। उनको आप जो टॉयज़ हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी वाली, कोई प्लेफुल एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं वो उनको यूज़ करेंगे, ना कि आप उनको प्रोजेक्टर और लैपटॉप या फिर बहुत बड़े बड़े कोई डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो आपको हमेशा ये कंसीडर करना पड़ता है कि क्या नीड है स्टूडेंट्स की एक्चुअल जो नीड है उसको हमें समझना पड़ता है, और उनके लायक, मतलब जो भी वो आप सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उनके लायक है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इनको परचेज करते हैं या इनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर, इंस्टीट्यूशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सारी आपकी सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ये अफेक्ट करती हैं, बट ये आपकी सेकेंडरी होगी, प्राइमरी होगी हमेशा द स्टूडेंट्स, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Supplementary LTMS is important and it affects the learning process. ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ येस। मैंने आपको बताया था कि जो सप्लीमेंट्री हो, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, ठीक है, चाहे LTMS हो, एडिशनल LTMS हो, सप्लीमेंट्री LTMS हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस LTMS आपके जो आप पढ़ा रहे हैं उस लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आप ये मैनेज करते हैं कि टीचर्स ने क्या पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा, उनके अंदर क्या कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। अब अगेन अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। LTMS का फुल फॉर्म है लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम होता है, एक आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं टीचर्स के और लर्नर्स के, और प्लस आपकी लर्निंग साइकिल की, जो प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो आपने कितना पढ़ाया, आपने कितनी यूनिट्स कंप्लीट करा दी, आपने स्टूडेंट्स का क्या लेवल पे इवैल्यूएशन किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। पहले क्या होता था, सारी चीज़ें मैनुअली होती थी। पहले क्या होता था, जो मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे उसमें सब कुछ मैनुअली होता था। एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जहाँ पर ये लिखा जाता था कि हाँ टीचर ने इतनी इतनी यूनिट्स कंप्लीट करा दिए, इतने बाकी हैं, ये टेस्ट हो गए, मिड टर्म हो गया, फाइनल एग्जाम्स हो गए। अब वही सारी चीज़ें, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है, तो इसलिए वहाँ पर लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, जिसने मैनुअल चीज़ों को, जो रिकॉर्ड मेकिंग थी, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और हर चीज़ अब आपका मतलब हर चीज़ आपका एक कंप्यूटर पे होने लगा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। Okay, let's move forward. The ELTMS is not important and does not help in teaching learning process. Okay, जल्दी बताइए। MIS जो होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट वालों के लिए होता है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बनाया गया है। जैसे आपका हो गया, लेट मी टेल यू, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि HR वाले लोग यूज़ करते हैं, या फिर आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया जो कि मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए मैनेज किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। ERP होता है, एम्प्लॉय आई थिंक मॉड्यूल समथिंग, इट इज़ रिलेशनशिप मॉड्यूल समथिंग इज़ देयर। तो ये करके डिफरेंट
आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। ये पर्सनलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इनको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एचआर हूँ, मुझे लोगों का पेरोल मेंटेन करना है। पेरोल मतलब कि मुझे उनकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा। इसी तरीके से हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया जाता है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं आपकी, वो इम्प्लीमेंट करती हैं। चलिए, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज नो, ठीक है। बी इसमें क्या है, द ELTMS इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड डज नॉट हेल्प इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था कि ये आपका अगेन सपोर्ट मटेरियल है। LTMS जो है, ELTMS, ये भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, क्योंकि टीचर को कहाँ से पता चलेगा कि हमने स्टूडेंट्स को कितना पढ़ा दिया, या उसको जब रिव्यू करना होगा, या मान लीजिए कि एक जो टीचर है वो छोड़ के चला जाता है बीच में मिड सेम में, और कोई नया टीचर आता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है, या स्टूडेंट्स से कितना पढ़ रखा है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फुल फॉर्म ऑफ LTSM, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं खैर मैंने अब बोल दिया तो मैं बता ही दूँ, यहाँ पे LTSM है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ LTSM इज़, फुल फॉर्म बताना है आपको। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे आपका लर्निंग एंड टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम था, ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है। वो सारे सपोर्ट मटेरियल जो कि हम लर्निंग एंड टीचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग एंड टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका क्या हो गया, लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। वो सारे सपोर्ट मटेरियल, चाहे वो आपके जो भी टीचिंग एड्स आप यूज़ करते हो, उनको हम LTSM बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। लर्निंग टीचिंग सपोर्ट मटेरियल और लर्निंग एंड टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों अलग अलग हैं, LTSM एंड LTMS, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। यस, SM और MS का इसमें फ़र्क है। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस थे। अगेन मैंने 8 क्वेश्चंस क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद मुझसे और ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं बन रहे थे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बना सकती थी मैंने वो कवर कर लिए हैं, सारे कुछ हमने कवर कर लिए। इससे ज़्यादा और टाइप के क्वेश्चंस में नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा है, या कोई ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आप सॉल्व कर पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट में बाद में बता दीजिएगा, तो मैं और अगर होगा तो मैं उन पर और ज़्यादा क्वेश्चंस ले लूँगी। बट आई थिंक ये जितना हमने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको मैंने बताया था 1-2 क्लास में। मैं बेसिकली मेरे बारे में मैं ये क्या बताऊँ। ओके, तो मैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ। पर्टिकुलरली कंट्री का नेम मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि मैं मिडिल ईस्ट में एक फैकल्टी हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और इंडिया में इससे पहले, मतलब जब मिडिल ईस्ट में मैं मूव नहीं की थी, उससे पहले जब मैं इंडिया में थी, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन MBA है। उसके बाद मैंने बहुत सारा कॉर्पोरेट वर्क में भी काम किया था। इसके अलावा मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है। मेरे 2-3 स्टार्टअप्स थे जो कि ई-लर्निंग में थे, ठीक है। तो ई-लर्निंग के फील्ड में हमने काम किया था काफ़ी कुछ। उसके बाद मुझे मूव करना पड़ा यहाँ पर। तो अगेन टीचिंग इज़ माई पैशन, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब को अगेन एक बेसिकली जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, मेरा जो फोकस है वो डायनेमिक स्टडी को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने का है। ये सिर्फ आपका एक यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा। और अगेन ये आपका जो स्टार्ट करने का पर्पस वो ये था कि ये आपको बेनिफिट, मतलब इसका बेनिफिट मिले।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ पेड ही अवेलेबल हो, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पैसे भी पे करते हो तब भी आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलता है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि मैं नॉमिनल कॉस्ट में, नॉमिनल फ़ी में स्टूडेंट्स को उनको हेल्प पहुंचा पाऊँ और पहुंचा सकूं। तो ये हमारा पर्पस है डायनेमिक स्टडी को स्टार्ट करने का। अगेन वी हैव अ टीम ऑफ पीपल, हमारा टीम है पूरा, और वो आप मतलब सब लोग मिल के सब लोग साथ में डायनेमिक स्टडी पे काम करते हैं। तो ये है about myself. Okay ma'am, you are doing very well. Never stop free teaching. Of course I will not stop that. Okay, मेरा नाम शिप्रा सिंह है, अगर मैंने नाम नहीं बताया तो। ओके, और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। वेबसाइट पे काम चल रहा है। वेबसाइट मतलब ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाली थी, बट मैंने उसमें कुछ देखा, कुछ चेंजेस थे, वो मैंने करने की कोशिश की है। वो चेंजेस होने के बाद हम लोग वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। ओके, मैंने आपको FB पे खोजा, आप मिली नहीं। FB पे मत खोजिए, मैं तो यहाँ पर हुई आप लोगों के साथ। FB पे फिर अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। FB पे पेज है हमारा डायनेमिक स्टडी, वहाँ पर आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आपको क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको कुछ लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है या आपको कुछ भी मैसेज करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं पेज पे। देखिए लोहित, जो आप पूछ रहे हैं LTMS एंड ELTMS, तो देखिए ये LTMS नहीं है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका ELTMS और LTMS मेन चीज़ वही है। अगर दोनों में डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, ELTMS तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा, LTMS मतलब वो मैनुअल होगा, ठीक है। और आपका जो LTSM है उसमें सारी चीज़ें आपकी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं या सपोर्ट मटेरियल है वो सारी चीज़ें आएंगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। पेपर 1 की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। 5th आपकी लास्ट डेट थी, तो अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा इस मंथ के एंड में, ठीक है। तो उस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यस, अनअकैडमी पे मैंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी, बट मुझे वो समझ में नहीं आया उनका, मतलब मैं बोलूँगी नहीं ये चीज़, बट मुझे लगा कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी अनअकैडमी पे, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अभी आप लोग वहाँ पे सर्च करके एंड ज्वाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आगे कोई भी कोर्स उस पर नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। यस राइट देवीना, तो आप लोग पेज पे ज्वाइन कर लो। अगर आपको फेसबुक पे ज्वाइन करना है तो प्लीज़ पेज पे ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 MCQs रिलेटेड टू टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो आज के जो भी आपके MCQs होंगे वो थोड़े से इजी होंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के जो MCQs होंगे वो हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। आप जल्दी से येस में रिप्लाई कर दीजिए अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है तो। ओके ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इस पर ऑलरेडी मैंने बेसिक वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, तो वो बेसिक वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है 2 या 3 क्लासेस में हम जितने भी इसके एक्सपेक्टेड MCQs बन सकते हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो सिर्फ 2 या 3 क्लासेस आपकी होंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के इस टॉपिक की। ओके, तो आज का जो भी आपके MCQs हैं वो सारे इजी टू मॉडरेट होंगे। कल की जो क्लास होगी आपकी वो हम मॉडरेट लेवल रखेंगे और उसके बाद की क्लास में हम मॉडरेट टू टफ लेवल में जाएंगे। अब बेसिकली ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो देखिए ये जो टॉपिक है इसमें मैंने 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है कि 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। पहला है आपका
कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो टॉपिक से, और जो थ्योरी पार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, वो उस पार्ट से हो सकता है एक क्वेश्चन आपका वैसे आ जाए, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है, जहाँ पर आपको कोई मेथड दिया हो और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो लर्नर सेंटर्ड है या फिर टीचर सेंटर्ड है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। तो ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। पहली जो आज की क्लास है हमारी, उसमें हम बेसिक जो थ्योरी पार्ट है इसका वो कवर कर लेंगे। उसके बाद जो कल और परसों की क्लासेस होंगी आपकी, उसमें हम मेथड्स की बात करेंगे कि कौन से मेथड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जितनी भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ। ओके, तो जल्दी से यस में रिप्लाई कीजिए अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और आपको करना क्या है इस टॉपिक में, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो बेसिक वीडियो मैंने आपको दी है वो तो आप देखिए, और उस जब वीडियो में आप जब देखेंगे या अगर आपने नोट्स दिया होगा तो नोट्स में आप देखेंगे कि मैंने सारे मेथड्स, जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो जब वो टीचिंग मेथड्स आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, उन टीचिंग मेथड्स को आपको हेड्स में डिवाइड करना है कि कौन सा मेथड लर्नर सेंटर्ड होगा और कौन सा मेथड टीचर सेंटर्ड होगा। इस बेसिस पे आपको उन सारे टीचिंग मेथड्स को डिवाइड करना है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, और आपको जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। आप ईजिली उस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि कल की जब हम क्लास लेंगे उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा, मतलब उन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अगर आप नहीं उनको डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों हेड्स में, तो भी आपको, अगर कल की क्लास आप करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो मैंने आपको बोला है वो आप कोशिश करिएगा कि अगर आज आपके पास टाइम हो तो वो वीडियो देखकर, और उसमें जो डिफरेंट मेथड्स मैंने दिए हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड कौन से हेड में आता है। ये एक्टिविटी आज आपको परफॉर्म करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, द मेन पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज़, जो मेन पर्पस होता है हायर एजुकेशन का वो क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, अगेन ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी हुई थी, तो आपने अगर देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, आई होप नोटिफिकेशन मिल गया होगा क्लास का, तो बता दीजिए मुझे अगर आपको नोटिफिकेशन मिला है। ओके, तो जल्दी से फर्स्ट का आंसर दीजिए। जितने स्टेटमेंट मैंने दिए हुए हैं उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको बताना है कि मेन पर्पस क्या है हायर एजुकेशन का। ओके, so right answer is B, that is to deliver information and ideas at a level beyond that which is पॉसिबल एट स्कूल, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट स्कूल। ठीक है, नॉट पॉसिबल होगा यहाँ पर। तो देखिए होता क्या है, हायर एजुकेशन में हम करते क्या हैं, जो ऑप्शन ए है आपका, ऑफकोर्स वो तो मीनिंग समझ में आ रही है, टू डू द इफेक्टिव टीचिंग। वो तो चाहे आपका प्राइमरी लेवल हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, हर जगह हम इफेक्टिव टीचिंग की ही बात करते हैं। बट अगर आप बी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हायर एजुकेशन बनाया क्यों है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी हो वो सिर्फ हम ग्रेजुएशन लेवल पर दे दें, या प्राइमरी लेवल के जो आपकी प्राइमरी लेवल का जो टीचिंग मेथड है उसी में दे दें। तो उसका रीज़न यही है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं या आइडियाज़ होती हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को वही तभी दे सकते हैं जब वो स्टूडेंट एक एडल्ट लर्नर या फिर एक मैच्योर लर्नर बनेगा। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद ही हम उनको वो इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइमरी लेवल होता है तो उस टाइम पे जो टीचिंग या आप कह लीजिए जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो रूट लर्निंग होती है, मेमोरी लेवल होती है। तो उस टाइम पे हम वो सारी चीज़ें उनको नहीं दे सकते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में टीच करें। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग। हायर लर्निंग में 2 तरीके की टीचिंग होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग तुरंत आंसर करेंगे और कोई भी इसका गलत आंसर नहीं देगा। ओके, ऑप्शन ए है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक, ऑप्शन 2 क्या होगा? ओके, आई एम वेटिंग फॉर क्विक रिस्पॉन्स। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए सेकेंड क्वेश्चन का।
अच्छा, इस तरीके के एक दो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो कि आपको सोचना भी नहीं पड़ता है और आपको तुरंत मतलब उसका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके जो कि जहाँ पर आपको तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, आज इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आज वीडियोस देखकर आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने किसी ने भी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, आई एम प्रीटी श्योर। तो अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर सबके गलत हैं। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। राइट आंसर आपका डी है, जिसमें आपका ए एंड बी दोनों आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग होती है, एक होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, एक होता है टीचर सेंट्रिक। अब टीचर सेंट्रिक बोलिए आप इसको, चाहे टीचर सेंटर्ड बोलिए, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रिक का मतलब भी केंद्रित है और सेंटर्ड का मतलब भी केंद्रित ही है। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने ए बी बाकी आंसर दिया उनके आंसर गलत हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, दे कैन बी टर्म्ड एज टीचर्स बिहेवियर, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ टीचर्स आउटलुक, स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड देयर आउटलुक, प्रोफेसर्स ऑपरेशन एंड अदर थिंग रिलेटेड टू लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, ये आपको क्या लग रहा है कि क्या है ये? हाँ, एक मेथड तो एक ही है, जो दूसरा है वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जो दूसरा है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब मैं आपको टीचर सेंटर्ड बोलूँ चाहे टीचर सेंट्रिक बोलूँ, बात एक ही होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आपका जो आप कह सकते हैं कि आपका IQ लेवल टेस्ट होता है वहाँ पर, कि आप तुरंत से कैसे रिप्लाई देते हैं, कितना लॉजिकली आप सोचते हैं। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए थर्ड का। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज़ बैरियर्स। अगर आप बेसिक वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टीचर्स बिहेवियर हो गया या प्रीरिक्विजिट ऑफ टीचर्स आउटलुक हो गया, ये सारी चीज़ें बैरियर्स होती हैं, जिन चीज़ों को देख कर या जिन चीज़ों को समझ कर ही अपने मेथड ऑफ टीचिंग को अडॉप्ट कर, मतलब कि हमें टीचर सेंट्रिक लेना है या हमें स्टूडेंट सेंट्रिक करना है, ये सारी चीज़ें आपकी बैरियर्स के ऊपर बेस्ड होंगी। आई थिंक अभी भी सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि कभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है, रुक जाइए। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, इसमें बोला है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग, ठीक है। पहला आपका स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया, दूसरा क्या होगा? तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दूसरा आंसर होगा टीचर सेंट्रिक। अब टीचर सेंट्रिक मैं बोलूँ उसको, चाहे मैं उसको स्टूडेंट सेंटर्ड बोलूँ, सॉरी टीचर सेंटर्ड बोलूँ, दोनों एक चीज़ है, ठीक है। सेंट्रिक और सेंटर्ड दोनों एक ही चीज़ होती है। अब मान लीजिए कि मैंने आंसर में ए लिख दिया, ठीक है, ए आंसर मैंने कर दिया, तो बी भी तो सही आंसर है, बी में भी वही बात बोली है, टीचर सेंट्रिक ही बोला है, ठीक है। या फिर मैंने बी आंसर कर दिया तो ए भी तो सही आंसर है। तो इन दोनों जगह पे जो डी होगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। चलिए, थर्ड का आंसर मैंने आपको बता दिया कि इन सबको हम बैरियर्स बोलते हैं, जिनके बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हमें देना है। और या आप ये कह लीजिए कि कोई भी मेथड को डिसाइड करने के वक्त हमें ये सारे बैरियर्स होते हैं जिनको हमें एलिमिनेट करना होता है या जिनको हमें माइंड में रखना होता है। इन बैरियर्स को फुलफिल करने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हमें चूज़ करना है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब अगर आप बेसिक वीडियो देख लेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कि अभी आपको नहीं समझ में आ रही हैं। सुमन, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए। फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
आई थिंक सुमन को क्लियर नहीं हुआ है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ अभी भी पूछ लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको आंसर हमेशा वही करना होता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, नेट में आंसर हमेशा वही होता है जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। आपको राइट आंसर हो सकता है 4 में से 3 आपको राइट आंसर लगे, बट आप हमेशा आंसर वो करते हो जो कि आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, डी होगा, जिसमें आपका ए और बी दोनों आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ए आंसर दिया होता तो बी आपका भी राइट आंसर था, पी भी राइट आंसर था, ए भी राइट आंसर था, बट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट डी है, क्योंकि डी में ए और बी दोनों ही हैं। ठीक है, देखिए जो आपके सिलेबस में है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उसमें आपके 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, जिसमें पहला होता है टीचर सेंट्रिक, दूसरा होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक और तीसरा होता है स्टूडेंट सेंट्रिक। बट जो हम ये वाला टॉपिक है, इसमें सिर्फ 2 मेथड्स की बात की गई है, जो कि आपका स्टूडेंट सेंट्रिक और आपका टीचर सेंट्रिक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर दोनों मेथड बोले गए हैं, दोनों ही मेथड यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज, कौन सा मेथड बेस्ट है टीचिंग में, ये आपको बताना है। हाँ, सेंटर्ड और सेंट्रिक सेम ही है। जब भी इस तरीके से कोई ऐसा वर्ड है, मान लीजिए कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो वहाँ पर हिंदी आपके पास अवेलेबल होता है, आप हिंदी में एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो वन ऑप्शन नहीं है सुमन, वो वन टाइप है। ठीक है, वो पहला टाइप है। 2 मेथड होंगे, जिसमें से पहला दिया हुआ है, दूसरा आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज विच मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न। अब यहाँ पर क्यों बोला गया है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, आपको पता है कि जो प्राइमरी लेवल होता है वहाँ पे बेस्ट मेथड होता है जो कि आपका टीचर सेंट्रिक होता है। ठीक है, जब आपका हायर एजुकेशन होता है तो वहाँ पे बेस्ट मेथड होता है आपका जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, और जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन होती है वहाँ पे बेस्ट मेथड होता है जो कि सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। तो आखिर में हम किसको बेस्ट मेथड बोलेंगे? अब यहाँ पर ये तो नहीं दिया हुआ है ना कि प्राइमरी लेवल पे क्या होगा और सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा। अगर यहाँ पे दिया होता द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज इन प्राइमरी लेवल, तो आपका क्या होता, टीचर सेंट्रिक होता। बट यहाँ पर कोई लेवल नहीं दिया है, तो इस केस में हम वही बोलेंगे कि जो भी आपकी लर्निंग का मेथड जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे सीखने के लिए, वही आपका बेस्ट होता है। ओके, समझ में आया या नहीं समझ में आया? अभी आगे के 2 क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, LTM इज, LTM का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे आज की क्लास बहुत ज़्यादा इजी लगी थी और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग बेसिक वीडियो देखिए, वीडियोज़ देखेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यस, लर्नर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक सेम चीज़ है। लर्नर का मतलब क्या होता है? लर्नर का मतलब भी स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का मतलब भी स्टूडेंट होता है, तो ऑफकोर्स दोनों सेम होंगे। चलिए, TLM का फुल फॉर्म होता है A, दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग मॉड्यूल नहीं होगा, ना ही आपका टीचिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट होगा। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी A, दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। तो काफ़ी सारे लोगों का सही आंसर है, वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6th क्वेश्चन है आपका, विच टाइप्स ऑफ मेथड इज चूजन एट प्राइमरी लेवल। तो चलिए अब इसको आंसर कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड बेस्ट होता है। कौन सा मेथड प्राइमरी लेवल में चूज़ किया जाता है या कौन सा मेथड प्राइमरी लेवल पे बेस्ट होता है, जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है, चाहे मैं ये बोलूँ आपको कि कौन सा मेथड चूज़ किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, या मैं ये बोलूँ कि कौन सा मेथड प्राइमरी लेवल पे बेस्ट होता है, दोनों एक ही चीज़ होगी।
ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज टीचर सेंटर्ड। जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं यहाँ पर ए होगा आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कहीं मिस हो गया मुझसे। तो देखिए, टीचर सेंटर्ड हमेशा आपका प्राइमरी लेवल पे बेस्ट मेथड होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो इस कंडीशन में नहीं होता है कि वो खुद डिसाइड करे कि उसको क्या पढ़ना है, ठीक है। कभी आप नर्सरी में गए थे या आप कभी प्ले स्कूल में गए थे, तो क्या आपसे पूछा गया था कि क्या आपसे कभी पूछा गया था कि बेटा आज तुम क्या पढ़ना चाहते हो? ऑफ कोर्स जो टीचर का मन आया था वही उसने पढ़ाया होगा ना आपको, चाहे उसको ABCD पढ़ाना हो, चाहे उसको आपको पोएम याद करानी हो। तो जब भी प्राइमरी लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो टीचर होता है वो खुद डिसाइड करता है हर एक चीज़, इसीलिए वो जो मेथड होता है वहाँ पर वो टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। और इसीलिए जब भी आपसे ये बोला जाएगा कि प्राइमरी लेवल पे क्या बेस्ट होगा, तो वो आपका टीचर सेंटर्ड होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 7th क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ मेथड इज चूजन एट हायर एजुकेशन लेवल? चलिए बताइए, विच टाइप ऑफ मेथड इज चूजन एट हायर एजुकेशन लेवल? हायर एजुकेशन लेवल पे पॉज कर लीजिए, अगर बफरिंग हो रही है तो प्लीज़ पॉज करके रिलोड कर लीजिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा स्टूडेंट सेंट्रिक। हमेशा जो हायर एजुकेशन लेवल होता है वहाँ पर इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही हमेशा हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं। तो राइट जो सेंटर होगा वो हमेशा स्टूडेंट के ऊपर होगा। तो राइट आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक पर्पस ऑफ बोथ टीचिंग मेथड इज? कोई भी टीचिंग मेथड हो, चाहे वो टीचर सेंट्रिक हो चाहे वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? देखिए, जो आज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक है। अगर आपको सीरियसली इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नेट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आज वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये एक दो बार मैं नहीं बता रही हूँ, ये टीचर लर्नर सेंट्रिक तो मैं आई थिंक पिछले 6 मंथ से मैं आपको यही चीज़ पढ़ा रही हूँ और यही चीज़ समझा रही हूँ। जून में भी हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज डिसेमिनेट नॉलेज। जो बेसिक पर्पस होता है टीचिंग का वो ये होता है कि हम नॉलेज दे पाएँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। हमें डिसेमिनेट करना होता है नॉलेज को, नॉलेज का प्रसार करना होता है, नॉलेज को देना होता है। इसीलिए हम कोई भी टीचिंग मेथड को ऑप्ट करते हैं, चाहे वो टीचर सेंट्रिक लें हम, चाहे वो लर्नर सेंट्रिक लें, ठीक है। टीचिंग ऑफकोर्स डिसेमिनेटिंग नॉलेज में आपका टीचिंग भी आ जाएगा और आपका डिलीवरिंग लेक्चर भी आ जाएगा, तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट होगा वो आपका डिसेमिनेट नॉलेज ही होगा, दैट इज ए होगा। ओके, डी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ए होगा। तो आई होप आपको 8 क्वेश्चंस जितने भी मैंने आज कराए हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगेन देखिए, मैं आपको इतनी हेल्प कर सकती हूँ जिनको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी तक जितने भी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ कराई है, चाहे मैंने जून में करवाई हो चाहे अभी करवाई हो, वो सारी नेट जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ देख लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार समझाई हैं और उनको देखने पर आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। गज़ला हम लोग नेट के लिए पढ़ रहे हैं ना, सीटेट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए जो नेट का सिलेबस है।
टीचिंग के एमसीक्यूज तब तक आएंगी जब तक आपका ये टीचिंग का यूनिट कवर नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक्स बाकी हैं, वो सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो आपकी एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। के स्टडी तो एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर्स सेंटर्ड मेथड। तो आज की टॉपिक में, आज की क्लास में बेसिकली हम वो सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे और उनको आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन से टाइप के मेथड्स हैं। ओके, तो इससे पहले वाली जो क्लास थी आपकी प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि आने वाली क्लासेस में हम बेसिकली डिस्टिंग्विश करने पे काम करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके का मेथड है ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेक्चर्स आर, ऑप्शन ए है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक, ऑप्शन बी है टीचर सेंट्रिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेक्चर्स होते क्या हैं, ठीक है। लेक्चर्स आपके स्टूडेंट सेंट्रिक होंगे या फिर आपके टीचर सेंट्रिक होंगे, या वो दोनों ही होंगे, टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक। तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप। ओके, ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज टीचर सेंट्रिक। तो देखिए, जब भी आपको डिस्टिंग्विश करना होता है और ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टीचिंग मेथड किस चीज़ में आता है, स्टूडेंट सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है। अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट के साइड से हो रही है तो वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। अगर टीचर ही पार्टिसिपेट कर रहा है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टीचर के साइड से है, तो वो आपका टीचर सेंट्रिक होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीडिंग इज, रीडिंग क्या है, ठीक है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है। अगेन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है, तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है। क्योंकि रीडिंग में क्या है, रीडिंग में सिर्फ टीचर को क्या करना होता है, उसको बोलना होता है कि आपको रीड आउट करना है, और जो स्टूडेंट है वो सारी चीज़ें रीड करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यहाँ पे स्टूडेंट के पार्ट से हो रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेस्ट लेक्चर्स आर, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गेस्ट लेक्चर क्या होंगे। तो देखिए, गेस्ट लेक्चर भी सेम आपके लेक्चर ही हैं, बस यहाँ पर क्या है कि कोई गेस्ट फैकल्टी होती है, वो आती है और वो वहाँ पर लेक्चर देती है, परमानेंट फैकल्टी वहाँ पे लेक्चर नहीं देती है। तो अगेन यहाँ पर जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा आपका, वो टीचर की तरफ से होगा या गेस्ट फैकल्टी की तरफ से होगा। तो राइट आंसर होगा आपका बी, दैट इज टीचर सेंट्रिक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन लर्निंग मटेरियल्स। तो यहाँ पर आपको आइडियल्स क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है। यस, आज मैं 5:30 वाली लाइव क्लास नहीं ले पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास को कैंसिल करने के बजाय ये बेटर रहेगा कि मैं थोड़ा पहले क्लास ले लूँ। ओके, तो इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी अर्ली हो गई है। तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहें तो उस टाइम पे भी वीडियो को देख सकेंगे, आप कभी भी वीडियो को देख सकेंगे चैनल पे आकर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ओपन लर्निंग मटेरियल क्या है आपका, ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ओपन लर्निंग मटेरियल आपका स्टूडेंट सेंट्रिक क्यों है, देखिए इसका रीज़न ये है कि ओपन लर्निंग मटेरियल को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो वीडियो है ये चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी और आप इसको बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका पर्पज़, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये ओपन लर्निंग है। ओपन का मतलब है कि हम कोई भी इसको देख सकते हैं और कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। टाइम और जो पार्टिसिपेशन है वो किसी का भी हो सकता है। इस वजह से ये कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, क्योंकि स्टूडेंट ही डिसाइड करता है कि उसको कब देखना है, कैसे पढ़ना है, मतलब जो उसका डिसीजन होता है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट के ऊपर होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज ओपन लर्निंग मटेरियल। लेट्स, सॉरी, स्टूडेंट सेंट्रिक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यूज ऑफ एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू फाइंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन आर। तो जल्दी से आंसर कीजिए। वो सारी एक्सरसाइजेस जहाँ पे स्टूडेंट को खुद से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होता है, जिस तरीके से ह्यूरिस्टिक लर्निंग होती है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट होता है वो डिस्कवरी करता है किसी इन्फॉर्मेशन की, या उसको बोला जाता है कि आपको नई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी आपका टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक लर्निंग ही है। तो ह्यूरिस्टिक लर्निंग आपको मैंने बताया था कि ह्यूरिस्टिक लर्निंग स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट होता है और वही डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालनी है या किस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है लोहित, तो एक बार आप फिर से बेल आइकन जो है उसको दोबारा से अनप्रेस करके दोबारा से प्रेस कर दीजिए। हो सकता है यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि यूट्यूब में ये बहुत बड़ा इशू है, हमेशा ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्लास 1-2 क्लास आपकी स्किप हो जाती है, आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो सारी क्लासेस आपकी ओपन हैं, आप कभी भी आकर उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आप डेली आकर डायनेमिक स्टडी पे एक बार चेक कर लिया कीजिए इवनिंग में या जब भी आपका पढ़ने का टाइम हो कि कोई नई वीडियो आई है या नहीं आई है, और आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेल्फ असेसमेंट इज। अब आपको ये बताना है कि सेल्फ असेसमेंट क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक है, या आपका बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगेन ये टीचिंग मेथड नहीं है, बट ये आपका इवैल्यूएशन मेथड है। सेल्फ असेसमेंट मैंने आपको बताया था जब मैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन करवा रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट खुद से अपने आप को असेस करता है, खुद से अपने आप को जज करता है कि वो उसको कितनी ज़्यादा लर्निंग आती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्लास लिया, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि आपको खुद से असेस करना है, आपको खुद बताना है कि आपको कितना आता है इस क्लास में, आप अपने आप को क्या रैंकिंग देंगे, क्या रेटिंग देंगे। तो अगर मैंने बोला आपको कि आपको 5 में रेटिंग देनी है, ठीक है, तो आप हो सकता है अपने आप को 3 दें, जिनको थोड़ा कम आता होगा, या आप हो सकता है अपने आप को 5 में 5 दें। तो ये क्या है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। यहाँ पर असेसमेंट कर कौन रहा है, यहाँ पर असेसमेंट कर रहा है स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, देखिए जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कराती हूँ या जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, आपको उसको सेम क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी सोचना होता है कि और किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिस्कशन एंड डिबेट्स आर, डिस्कशन एंड डिबेट्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। आपको पता है डिस्कशन डिबेट्स में भी क्या होता है, अगर आप जीडी करवा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं या डिबेट्स करवा रहे हैं, तो जो टीचर होता है वो वहाँ पर सिर्फ टॉपिक देता है, ठीक है, और जितने स्टूडेंट होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। ओके, वॉइस आप लोगों को क्लियर है क्या, प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, नंदिनी को वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है डिस्कशन एंड डिबेट्स में कि जो टीचर होता है वो सिर्फ अपने आप ही वो एक टॉपिक देता है, और डिस्कशन एंड डिबेट्स करनी किसे होती है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का क्या किसको करना होता है, वो आपका होता है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट को ही मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना होता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। मैंने आपको कल ये भी बोला था, कल नहीं आई थिंक परसों मैंने आपको ये बोला था कि आपको जितने भी मैंने मेथड्स प्रोवाइड किए थे उसमें आपको आपस में उनको डिवाइड करना है कि कौन से स्टूडेंट सेंट्रिक है एंड सेंट्रिक है। तो इस एक्टिविटी को मिस मत करिएगा, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर लीजिएगा, और कहीं पे अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स आर। वर्क एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, क्या ये स्टूडेंट सेंट्रिक होंगे या फिर आपको टीचर सेंट्रिक होंगे। ओके, वर्क एक्सपीरियंस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, वो सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें कि स्टूडेंट को खुद से वर्क करना होता है और वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो हो रहा है वो स्टूडेंट के साइड से हो रहा है, तो ये होगा आपका स्टूडेंट सेंट्रिक। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको कोई भी टाइप या कोई भी मेथड आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसका बेसिक नेचर समझना होगा और वो एक्टिविटी किस तरीके की होती है। ठीक है, उस एक्टिविटी के बारे में अगर आपको समझ में आएगा तो आप बाकी सारी चीज़ें मतलब अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्जाम पेपर्स आर। ज्योति, टाइम नहीं चेंज हुआ है, टाइम आपका वही फिक्स है, बट आज मैं क्लास नहीं ले सकती थी इसलिए मैंने आज आपको मतलब प्रीपोन्ड कर दी थी क्लास।
ओके। ओके, एग्जाम पेपर्स क्या होते हैं? एग्जाम पेपर्स आपके बोथ होंगे, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो एग्जाम पेपर को मैंने बोथ क्यों बोला है, देखिए इसका रीज़न ये है कि एग्जाम पेपर्स जो सेट करता है वो टीचर होता है आपका, और उसको जो इवैल्यूएट करता है वो भी टीचर होता है, बट उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड ऑफ फीडबैक है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे फीडबैक होगा वहाँ पर आपका दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। मतलब एग्जाम पेपर आपने सेट कर दिया, अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, स्टूडेंट्स ने जब उस पर रिप्लाई कर दिया मतलब उनका पार्टिसिपेशन हो गया, और उसके बाद दोबारा से एग्जाम पेपर आपके पास आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपका पार्टिसिपेशन हो रहा है और यहाँ पर फीडबैक भी इन्वॉल्व है, इस वजह से ये आपका बोथ होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। इसको हम एक तरीके से सब्जेक्ट सेंट्रिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमारा जो बेसिक फिनोमिना होता है, जो बेसिक हमारा आप कह सकते हैं कि जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मास्टरी है या नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपका समहाउ सब्जेक्ट सेंट्रिक भी है, ठीक है। तो इसमें आपका बोथ ए एंड बी भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ इसको हम सब्जेक्ट सेंट्रिक भी कंसीडर करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लीजिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग क्या है आपका? एक्शन लर्निंग स्टूडेंट सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है? तो सबसे पहले हम इस एक्शन लर्निंग को समझ लेते हैं कि एक्शन लर्निंग होता क्या है। तो देखिए एक्शन लर्निंग में हम बेसिकली एक्शन लर्निंग में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यही आपकी एक्शन लर्निंग होती है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना, दैट इज एक्शन लर्निंग। तो यहाँ पर कौन कर रहा है पार्टिसिपेशन? यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपका स्टूडेंट के तरफ से है, तो राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ असाइन करेगा टीचर, ठीक है, बट जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को असाइन की गई है और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट के पार्ट से होगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में अभी भी आपको दिक्कत है, क्वेश्चन 9 अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ओके, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस लोहित, ऐसा होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा एक टॉपिक होता है जहाँ पर आपको डिसाइड कर मतलब आप जो डिसाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर भी वैसा ही सोच रहा है, बट इसीलिए हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो हम हमेशा नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं या फिर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगाना होता है, आपको ये देखना होता है कि जो मतलब नेट एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड को मतलब देखा जाता है, या किस तरीके से उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को डिफाइन किया है या बनाया है, ठीक है। 9th टीचर सेंट्रिक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसीलिए मैंने बोथ ए एंड बी लिखा है। यहाँ पर जब मैंने आपको बोला कि हम हमेशा देखते हैं कि पार्टिसिपेशन है या नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फीडबैक है उस पर्टिकुलर मेथड में या नहीं है। जहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन और फीडबैक दोनों होगा तो वो आपका दोनों ही कैटेगरी में आएगा। मैंने ये भी आपको बताया था जब मैं बेसिक क्लास करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मेथड कम्प्लीटली आपका स्टूडेंट सेंट्रिक हो या टीचर सेंट्रिक हो। अक्सर ऐसा भी होता है क्योंकि ये दोनों फिनोमिना जो हैं स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक वाले, ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक वाले भी कुछ हद तक टीचर सेंट्रिक में आ जाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम पेपर हो गया, यहाँ पर क्या है, सेट कौन कर रहा है, टीचर सेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, बट फीडबैक अगेन किसको मिल रहा है, टीचर को मिल रहा है। तो दोनों ही कैटेगरी में आप देख रहे हो कि ये आ रहा है। आप इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो कि स्टूडेंट सेंट्रिक भी है, आप इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो कि टीचर सेंट्रिक भी है। जब आपको लगे कोई भी चीज़ की दोनों ही कैटेगरीज में है तो वो आपका बोथ ए एंड बी में आ जाएगा। या फिर आपको अगर नॉलेज हो, आपको सब्जेक्ट सेंट्रिक की नॉलेज हो तो आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एग्ज़ाम पेपर हम क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना ज़्यादा लर्निंग हुई है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी है। तो वो चीज़ें जहाँ पर हम सब्जेक्ट के बेसिस पे जज करते हैं वो आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। और सब्जेक्ट सेंट्रिक का मतलब ही यही होता है कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो और टीचर सेंट्रिक भी हो, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। जल्दी से रिप्लाई कीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो। ओके तो ये आज आपके 10 क्वेश्चंस थे। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो लेट में ज्वाइन किया है, जिसने सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो अभी लाइव हो जाएगी चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपकी सबकी क्वेरीज कोई भी नहीं है और क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगेन नेक्स्ट क्लास के लिए आपका सेम टॉपिक रहेगा, अभी एक क्लास इसमें और होगी, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल वेंसडे है आई थिंक, यस। तो वेंसडे को मैंने डिसाइड किया था कि हम पीपल एंड इन्वायरमेंट सॉल्व करेंगे, तो हम पीपल एंड इन्वायरमेंट की क्लासेस करेंगे, उस पर हम क्विजेस करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स जो कि पीपल एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQs और ये आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ है। तो आज का टॉपिक है आपका ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं या जो बेसिक डिफरेंस होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। So the first question is, the process of teaching is an online virtual environment or networked environment in which teachers and learners are separated by time and space is known as। तो वो टीचिंग का मेथड या वो टीचिंग जिसमें कि जो स्टूडेंट है और वो जो टीचर है वो दोनों ही सेपरेटेड होते हैं, उस पर्टिकुलर टीचिंग को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। Okay, so right answer is C, that is virtual teaching. Okay, let's move forward। देखिए वर्चुअल टीचिंग का मतलब क्या है? वर्चुअल टीचिंग का मतलब ही ऑनलाइन टीचिंग होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सेम है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है और वर्चुअल टीचिंग क्या है। जब मैंने आपको ये लेक्चर करवाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि वर्चुअल टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग दोनों सेम ही होती है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, दैट इज़ वर्चुअल टीचिंग। यहाँ पर होता क्या है कि जो टीचर होता है और लर्नर होता है वो दोनों ही सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में टाइम होता है और स्पेस का गैप होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है वर्चुअल टीचिंग के बारे में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग का, इसके बारे में बताइए। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मेथड आपका ऑफलाइन मेथड है। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज इन हाउस टीचिंग। अब इन हाउस का टीचिंग का मतलब क्या है? देखिए इन हाउस टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो टीचिंग जो घर में दी जा रही है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से मत समझिएगा। इन हाउस टीचिंग का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर लेआउट है वहीं पर जब हम टीचिंग देते हैं तो उसको हम इन हाउस टीचिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको आपका ऑफिस जो है वो कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, वो कोर्स आपका मैनेजरशिप से रिलेटेड है या मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, और जो वो पर्टिकुलर कोर्स है वो आपको ऑफिस के जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे टीचर आएगा, वहीं पे एजुकेटर आएगा, वहीं पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर प्रॉपर आपको टीच करेगा वो। तो इस पर्टिकुलर टीचिंग को हम क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर टीचिंग को हम इन हाउस टीचिंग कहेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज ओके, आई होप इट इज करेक्ट। ओके, क्लैश विद इनक्रेडिबल्स बोल रहे हैं, सॉरी,
कि मैम करेक्ट आंसर वालों को नाम दे दीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो नाम आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लास्ट में जब आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि किसके मैक्सिमम आंसर्स हैं, ठीक है, किसके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हैं, और उसके बाद मैं उन लोगों का नाम लेती हूँ, ठीक है, जिनके सबसे ज़्यादा स्कोर आए होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन करेक्ट करिए। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है। अगेन आपके सामने इस तरीके से डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग होंगे क्वेश्चंस, और वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन है कौन सा ऑफलाइन है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे ही जितने भी ऑनलाइन मेथड होते हैं वो और प्लस जितने भी ऑफलाइन मेथड होते हैं वो आपको पता हो, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, वहाँ पर मैंने सारे मेथड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए थर्ड का। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज स्वयं। स्वयं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आई होप किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है। ओके, जल्दी से फोर्थ का आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज कोचिंग एंड ट्यूशंस। कोचिंग एंड ट्यूशंस आपके ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बहुत इजी होते हैं और जब एग्जाम में आते हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और उसको मतलब अटेम्प्ट करेंगे और उसको राइट अटेम्प्ट करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स का कहाँ पे मतलब कहाँ पे इशू आता है और कहाँ पे उनसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो ऑनलाइन मेथड है या ऑफलाइन मेथड है वो देखना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज वर्चुअल क्लासरूम। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में होता है कि आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, और आप उस चक्कर में जल्दबाजी में आप गलत आंसर कर आते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, दैट इज विद डैश लर्निंग पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू द ट्रेनिंग लोकेशन। देखिए सिमुलेशन में क्या होता है, सिमुलेशन में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो कि सेम होता है एज द रियल एनवायरनमेंट। जैसे कि ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग आपने देखा होगा बहुत सारे ड्राइविंग गेम्स होते हैं ऑनलाइन जो आपके मोबाइल में आप खेल सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स होते हैं और उसमें क्या होता है, सिमुलेशन होती है, ड्राइविंग का सिमुलेशन होता है या फिर आपके पायलट का सिमुलेशन होता है। तो वो क्या है, वो रियल लाइफ सिचुएशन है, बट वो जो एनवायरनमेंट है वो आपकी रियल नहीं होगी, वो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट होगी। ओके, आई होप आपका सिमुलेशन क्लियर हो गया। मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया सिमुलेशन क्या होता है। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज ऑफलाइन टीचिंग, ठीक है। ऑफलाइन टीचिंग में क्या होता है, जो ट्रेनी होता है या फिर आप कह लीजिए कि जो लर्नर होता है उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है, वहीं पर वो टीचिंग ले सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स एंड मोर्टार क्लास इज अनदर नेम फॉर। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी कभी मैंने आपको पहले भी जून की जब मैं क्लासेस कर रही थी तो भी मैंने आपको बताया था, और एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही आया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जून के एग्ज़ाम में जिसमें ऑल्टरनेटिव नेम्स यूज़ किए गए थे और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी ऑल्टरनेटिव नेम्स होंगे वो आप याद कर लिया कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। राइट आंसर है आपका बी, दैट इज ऑफलाइन टीचिंग। ब्रिक एंड मोर्टार क्या है, ब्रिक एंड मोर्टार क्लास ही आपका ऑल्टरनेटिव नेम है ऑफलाइन टीचिंग के लिए, या फिर आप क्लासरूम टीचिंग कह लीजिए या फिर आप इसको कन्वेंशनल टीचिंग मेथड कह दीजिए, टीचिंग कह लीजिए। ये सारे आपके सेम नेम है, मतलब आप कह लीजिए ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं एक ही चीज़ के। ब्रिक एंड मोर्टार, ब्रिक का मतलब होता है ईंट और गारा, ब्रिक एंड मोर्टार का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ईंट एंड गारा। तो ईंट और गारे से क्या चीज़ बनती है,
क्लासरूम बनेगा उससे, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो हमें ब्रिक एंड मोर्टार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑफकोर्स राइट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज़ बी, दैट इज़ ऑफलाइन टीचिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ दीज आर मोस्ट सूटेबल फॉर मैथमेटिक्स लेक्चर्स? कौन सी टाइप की टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए? ओके, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, वो ये है कि मैथमेटिक्स लेक्चर के अलावा अगर आपका साइंस पूछा जाएगा या आपके प्रैक्टिकल लेक्चर्स पूछे जाएंगे तो सबका आंसर सेम ही होगा। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज़ ऑफलाइन टीचिंग। हमने ये देखा है कि जो भी आपके ऑफलाइन टीचिंग्स होती हैं वहाँ पर आपके मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो, प्लस आपके साइंस के सब्जेक्ट और जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको लैब वगैरह में परफॉर्म करना होता है, वो सारी चीज़ें आपकी ऑफलाइन टीचिंग बेटर होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा इस तरीके के लेक्चर्स के लिए हम ऑफलाइन टीचिंग को प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी? इनमें से कौन से मेथड में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है? जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग क्यों ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन टीचिंग में? उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम किसी भी टाइम पे उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऑनलाइन टीचिंग जो होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज आर मोर कैजुअल? इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड आपका ज़्यादा कैजुअल होता है? ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ ऑनलाइन टीचिंग। अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ दीज आर मोर फॉर्मल, तो वो आपका होता है ऑफलाइन टीचिंग, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है ऑफलाइन टीचिंग में। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं स्कूल में जा रहे हैं, कहीं प्रॉपर कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर ड्रेस कोड होगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइमिंग्स होंगी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम नहीं फॉलो करते हैं, कोई भी आपका फॉर्मल गाइडलाइंस वहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो ऑनलाइन होती है आपकी टीचिंग वो ज़्यादातर कैजुअल होती है। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। एंड आपने जो फाइनल स्कोर्स हैं वो भी शेयर कर दीजिए। मोनाली, देखिए लाइव क्लास आपकी फिक्स्ड है, संडे से थर्सडे आपकी 5:30 क्लास होती है। आप इस टाइम पे आकर चेक कर लिया कीजिए। ज्योति के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, वेरी गुड ज्योति। अंकुर के 7 हैं आउट ऑफ 10, मीलू के 7 हैं, राखी के 9 आउट ऑफ 9 हैं, गजला के 9 आउट ऑफ 10 हैं, निकिता के 9 हैं आउट ऑफ 10, पवनदीप के 9 हैं आउट ऑफ 10, मोनाली के 4 हैं आउट ऑफ 5, राजवीर के 8 हैं, पायल के 7 हैं आउट ऑफ 8, संजय के 8 हैं, सना के 4 हैं, नंदिनी के 7 हैं आउट ऑफ 8। तो देखिए जो आज की क्लास थी वो बहुत ही बेसिक क्लास थी, तो इसमें कोशिश करिए कि आप 10 आउट ऑफ 10 लेकर आइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जो बेसिक क्लास है, जो मैंने आपकी इसकी मेन क्लास प्रोवाइड की है, वो एक बार देख लीजिए। उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें आप भूल रहे हैं या छूट रही है आपसे, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर